चलिए दोस्तों स्टार्ट करें अब अपना अगला टॉपिक। और पॉपुलेशन में ही न जाने कितनी सारी चीजें जो हैं हमें समझने वाली हैं अभी, राइट, यानी जिन्हें हमें समझना है वो नहीं समझने वाली। तो अगर मैं बात करूं डेमोग्राफिक्स की, डेमोग्राफिक्स का मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन जितनी है उस पॉपुलेशन का नेचर ही कैसा है। पॉपुलेशन के नेचर से यहां मतलब हुआ कि उसमें कितने तो मेल हैं कितने फीमेल हैं, एक तो ये बात हो गई। और क्या सोच सकते हैं उस पूरे के पूरे सेट में, पॉपुलेशन का एक सेट है। अब वो पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और अनपढ़ भी हो सकते हैं भाई। तो वो जो लोग हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अब उनका लिटरेसी रेट कितना है, ठीक बात है कि नहीं, पॉपुलेशन से जुड़ी बात हो गई। उसी तरह से पॉपुलेशन कैसे बनती है, बढ़ती भी है घटती भी है। बढ़ती कैसी है, जब कोई जन्म लेता है, और घटती कैसे है, जब किसी की डेथ होती है। तो भाई बर्थ किस रेट से हो रही है और डेथ किस रेट से हो रही है, उस रेट को समझना बहुत जरूरी है, राइट। फिर जब इतने सारे लोग होंगे तो भाई कहीं ना कहीं तो रहेंगे, जैसे हमारा पूरा का पूरा देश है। अब इसमें न जाने कितने लोग हैं और कई स्टेट्स हैं, हर स्टेट में लोग रहते हैं, मेल भी रहते हैं फीमेल भी रहते हैं। वो मेल फीमेल पढ़े लिखे भी हो सकते हैं अनपढ़ भी हो सकते हैं। वहीं पर जन्म की दर यानी बर्थ रेट ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, और उस एरिया में रहने वाले लोगों का डेथ रेट भी ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। साथ ही साथ जब वो रह रहे हैं भैया, तो किस स्टेट में ज्यादा रह रहे हैं ये भी सोचा जा सकता है, किस स्टेट में कम रह रहे हैं ये भी सोचा जा सकता है। एक तो है नंबर कि किसमें ज्यादा लोग हैं किसमें कम लोग हैं। दूसरा है कि अपने एरिया के हिसाब से उस जगह पर कितने लोग रह रहे हैं। जैसे कि हम कहें कि भाई बिहार में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। एक स्क्वायर किलोमीटर अगर निकालें तो उसमें कितने लोग रहते हैं। कुछ ऐसे होंगे जहां बहुत कम रहते हैं, राइट। तो हर एक का नेचर अलग अलग है। अब अगर दिल्ली की बात करो तो भैया छोटी सी जगह है और सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। चंडीगढ़ सुंदर बहुत है भाई, बढ़िया बना हुआ है, तरीके से बना हुआ है, लेकिन वहां पर भी जगह के हिसाब से बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो इस डेंसिटी को भी देखना पड़ेगा। यानी हम जो ये सब बातें करते चले आ रहे हैं पॉपुलेशन से ही जुड़ी हुई हैं। उसी पॉपुलेशन के अंदर हम उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। यही हमारा डेमोग्राफिक ट्रेंड बताता है, डेमोग्राफिक्स बताता है। अब उसका ट्रेंड इंडिया में क्या रहा है, हमने उस ट्रेंड को स्टडी करना है। क्या वर्ड्स कहे मैंने कि इंडिया में इन सब चीजों का ट्रेंड यानी डेमोग्राफिक्स का ट्रेंड कैसा रहा है, क्या चीज बढ़ी क्या घटी, आजादी से पहले आजादी के बाद, आजादी के इतने साल बाद क्या हुआ, हर 10 साल में कैसा चेंज आ रहा है। हमने ये सब चीजें स्टडी करनी है और ये हमें कई सारे डिसीजंस लेने में हेल्प करती है दोस्तों, राइट। जैसे कि आज अगर मैं किसी कंपनी का मार्केटिंग हेड होता हूं, बन जाता हूं, तो मुझे यही डेमोग्राफिक्स जो है ये मेरी हेल्प करेंगे कि मैं उस जगह पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूं या ना करूं, या किस जगह पर पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूं। ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या उस जगह के लिए सही तरीके से ये वायबल प्रोडक्ट भी है वहां के लिए या नहीं। तो दोस्तों हमें ये जो डेमोग्राफिक्स है हमारे बिजनेस डिसीजंस में बहुत हेल्प करते हैं, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत हेल्प करते हैं। आप गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए तो वहां पर भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि भाई आज अगर डेमोग्राफिक्स की मैं बात करूं, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की मैं बात करूं, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ठीक बात है जी। अब ये साइज पुराने टाइम से लेके चलो आज से 100 साल पहले भी देखना है तो भी देख सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हमसे अलग हुए उनको अलग करने के बाद कंपैरिजन कर लो कितने गुना बढ़ गया, राइट। सो द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्संस कंसिडरिंग द प्रेजेंट बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। आज की डेट में प्रेजेंट बाउंड्रीज जो हैं उनके हिसाब से देख रहे हैं, यानी
निकाल दो पाकिस्तान और बांग्लादेश को, वो वाली एरिया में जितने लोग रह रहे हैं। अपने एरिया के हिसाब से देखें तो 1901 में 23.84 करोड़, दैट मीन्स 23.84 करोड़, दिस वॉज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। एंड आफ्टर 100 years, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 2001, 2001 में यही 102.27 करोड़ हो गया। यानी 100 साल के पीरियड में हमारी पॉपुलेशन 4 गुना हो गई दोस्तों, 4 गुना। तो ये पॉपुलेशन जो है 4 गुना हो गई दोस्तों। अब 2011 की बात करें तो ये 121 करोड़ से भी ज्यादा हो गई, राइट। तो ईयर वाइज ये पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। और जब भी सेंसस होता है, सेंसस का मतलब एक एक व्यक्ति को काउंट किया जाता है, रहने वाले एक एक व्यक्ति की लिस्ट बनाई जाती है, तो हम उस हिसाब से देखते हैं जी टोटल सेंसस हमारा कैसे हुआ। तो हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, अब 2021 में होगा, राइट। तो देखा जाए 1901 का डेटा आपको सामने दिया हुआ है, 1901 का डेटा 23.84 करोड़। अब आपको इसमें से क्या देखने की जरूरत है, याद क्या रखने की जरूरत है, सवाल यह है। तो भाई उसके बाद 1947 के बाद जब हुआ तो 1951 में हुआ, उस समय ये 36.11 करोड़ था, एक ये याद रखने की जरूरत है। फिर उसके बाद जब नई सदी आ गई 2001 में, तो कितना हुआ ये याद रखने की जरूरत है, 102.70 करोड़। और 2011 में जब सेंसस हुआ 121 करोड़, 121.02 करोड़, और अब के हिसाब से 130 करोड़ मान लो आप, राइट। तो करंट आप ये पहचान सकते हैं। तो ये क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन आपको ये करोड़ में दी गई है, 1901 से लेके 2011 तक का आपका ये टेबल है। आगे चलते हैं। अब देखा जाए तो इस 20वीं सदी में, इसी टेबल के हिसाब से देखें, पूरी 20वीं सदी में किस तरीके से हमारी साल दर साल ये इंक्रीज हुई। और स्पेशली देख लो आजादी के बाद ये बहुत इंक्रीज हो गई, उसके पीछे कारण भी रहे, राइट। और उससे पहले, आजादी से पहले ये कम थी, क्योंकि वहां पर बीमारियां ज्यादा थी, लोग जल्दी मर जाते थे, डेथ रेट ज्यादा था, और बर्थ रेट भी कम था। बर्थ रेट वैसे ऐसा नहीं कि कम था, या कम था का मतलब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बर्थ रेट तो ज्यादा था मगर बचते बहुत कम थे, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। क्या कहा मैंने, बर्थ रेट ज्यादा था लेकिन बचते कम थे, यानी जन्म लेने के बाद बच्चों की मृत्यु हो जाया करती थी। तो भाई ऐसे केस में बर्थ रेट भी ज्यादा था मगर बचते कम थे। डेथ रेट ज्यादा था क्योंकि अगेन मेडिकल की सुविधाओं की कमी थी। बट उसके बाद धीरे धीरे हमने करते करते मेडिकल की सुविधाएं बढ़ी, जो बर्थ रेट हुआ, बच्चे बढ़े, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, बचने लगे, मेडिकल की सुविधाएं बनी रही, और डेथ रेट भी कम हुआ। क्यों कम हुआ भाई, अगेन मेडिकल की सुविधाएं, खान पान, न्यूट्रिशन, ये सब मिला। बहुत सारे फैक्टर्स इन चीजों से जुड़े होते हैं। विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन। राइट नाउ इंडिया की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद। इज दैट सो और नॉट? और ये जो डेटा आपके सामने आ रहा है ये एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास केवल 2.4% एरिया है वर्ल्ड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पॉपुलेशन की बात करूं तो 17.5% पॉपुलेशन हमारे देश में ही रहती है। एरिया कितना है? केवल 24.4%। ये है वर्ल्ड में जितना एरिया है उसकी परसेंटेज। और ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करूं तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से ये है 17.5%। यानी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इतने कम एरिया में।
और क्योंकि इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो अगर मैं देश की इनकम कहूं तो वर्ल्ड के हिसाब से 1.2% 1.2% है वर्ल्ड के हिसाब से, ये है हमारी इनकम। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? अब अपने ही देश में मल्टीपल स्टेट्स हैं, आओ जरा उनके बारे में देख लें क्या कहती है बात। उत्तर प्रदेश में शुरू से ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रही है और आज भी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है वो। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को मैं ऐड कर दूं ना, तो पूरा एक अमेरिका की पॉपुलेशन बन जाती है। यानी जो अमेरिका वर्ल्ड की 3rd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, उसके बराबर की पॉपुलेशन तो भैया हमारी 2 स्टेट्स में है। अब आप देख लो, ये जो आपने डेटा पढ़ा है दोस्तों, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले पड़ाव पर। हमने अभी तक पॉपुलेशन की बारे में ही बात की है, राइट? अब आते हैं हम अपने ग्रोथ की तरफ कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे होती चली जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1901 में ग्रोथ रेट क्या था? 1901 से 1911 तक। फिर आजादी के टाइम पर 1951 से लेकर 1961 तक ग्रोथ रेट देख रहे हो क्या है पॉपुलेशन का? 21.64। उससे पहले देखो, ये तो बुरी हालत थी, यहां तो बढ़ता ही चला जा रहा है। 2001 से 2011 में 17% रहा, 17.64%, 17.64। सो ये क्या है? ये ग्रोथ रेट बता रहा है कि हर डेकेड में, हर 10 साल में कितनी ग्रोथ रही पॉपुलेशन में, राइट? यानी देखते हैं जी पिछले सेंसस में कितनी पॉपुलेशन थी और अगले सेंसस में वो कितना % बढ़ गई। दिस इज व्हाट इज ग्रोथ रेट पर डेकेड। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद ही हमारा सेंसस होता है। अब % के हिसाब से पर एनम बढ़ रही है जो, वो परसेंटेज, टोटल की परसेंटेज निकाली हुई है कि कितने % बढ़ गई, ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इज दैट वेरी क्लियर? सो ग्रोथ रेट की जब हम बात करते हैं, अब इसी टेबल को हम इस इंफॉर्मेशन में जो कि हमारे पास ये दी हुई है, यहां से हम पढ़ने वाले हैं। अगेन ये जो डेटा आने वाला है ये भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? 1901 से लेके 1911 में जैसा कि मैंने कहा 5.74% थी और कहें तो 0.56% पर एनम बढ़ गई, राइट? इतना % वो बढ़ गई। उसके बाद उसमें फॉल आया, राइट? और एक समय ऐसा भी आया जहां पर ये नेगेटिव थी, ये हमने अपनी टेबल में देखा। उसके बाद पॉपुलेशन ने जब दोबारा इंक्रीज होना शुरू किया तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, बढ़ती चली गई। इसीलिए 1921 जो था, यह है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इंडियाज पॉपुलेशन का ग्रेट डिवाइड क्यों है? ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट था और इवन नेगेटिव था। और उस साल के बाद देयर इज अ ह्यूज गैप कि वहां माइनस और कम होना तो छोड़ो, उस बात को छोड़ ही दो, बढ़ती चली गई। सो दैट वाज इंक्रीज्ड इमेंसली। सो स्लो और नेगेटिव ग्रोथ रेट जो 1901 और 1921 के बीच में था, राइट, इट वाज ड्यू टू फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ एपिडेमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस एपिडेमिक्स की जो कोलेरा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, फेमीन्स लगातार आते थे तो बचते ही नहीं थे लोग, बीमारियां बढ़ती थी और मेडिकल के साधन नहीं थे भैया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जैसा कि मैंने कहा, ये तो भैया लगातार पॉजिटिव रही और 2% के मार्क को भी पर एनम में इसने टच कर दिया। 1961 और 1991 के बीच में ग्रोथ रेट 2% से ज्यादा रहा और 1991 और 2001 ऐसी डिकेड थी जहां पर 2% से कम आया।
अब 2001 और 11 की बात करें तो 1.64%। अब ऐसा क्यों? इस दौरान लगातार सरकारों ने पॉपुलेशन को कम करने के लिए मुहिम चलाई। लोग पढ़े लिखे बड़े, उन्हें समझ में आया कि अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, तो इसीलिए पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा कम होने का रीजन ये भी है। तो बिहार की बात करें तो जो डेकेडल है 2001-11 का, क्योंकि ये पॉपुलेशन, ये जो सेंसस हुआ लास्ट डिकेड 2001 से 2011, इस डेकेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि कई चीजों को चेक किया जाए कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर लगातार पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है। तो पता चला भैया कि ये बिहार जो है, यहां पर अभी भी हाईएस्ट ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन के बढ़ने का, जबकि केरला में यही लोएस्ट था। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इसके पीछे रीजन देख रहे हो, केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, इसीलिए वहां पर लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। बिहार में इसका उल्टा है, राइट। तो जो बहुत सारी जनता जो पढ़ी लिखी नहीं होगी भैया, तो ये सब चीजें आपके सामने प्रॉब्लम बनकर आएंगी ही आएंगी। इज दैट वेरी क्लियर? अब जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट की बात की मैंने, भैया बर्थ रेट और डेथ रेट जो है ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या बताता है कि हर 1000 पॉपुलेशन पर कितने बच्चे और जन्म ले रहे हैं। पॉपुलेशन को हमने किस में डिवाइड करना होता है? पर 1000, पर 1000। तो टोटल पॉपुलेशन जितने भी 130 करोड़ डिवाइड बाय 1000 कर दो, उतने थाउजेंड्स पॉपुलेशन हमारी हो गई। और हर 1000 पर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो बर्थ रेट है। और उसी 1000 पर कितने लोग एक्सपायर हो रहे हैं, डेथ हो रही है जिनकी, वो डेथ रेट है। सो अगली टेबल हमारे यही बताएगी। तो सिंस इंडिपेंडेंस, इनका क्या सीन है पूरा का पूरा, टेबल 3 में हम देखेंगे। अब बर्थ रेट है क्या? इट इज अ नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। सिमिलरली डेथ क्या है? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। तो आप ध्यान से देखिए कि डेथ रेट जो है सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ 1951 में, 27.4 इन 1951, और वहां से लेके 2001 में देखो तो 8.4। न्यूट्रिशन बढ़ा, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी, कम्युनिकेशन बढ़ा, रोड्स अच्छे हुए, तो हॉस्पिटल्स के अंदर आप पहुंच भी पाए। सिर्फ हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं, हॉस्पिटल तक पहुंचना भी इंपॉर्टेंट होता है। 2012 में ये घटकर 7.0 रह गया दोस्तों, यानी डेथ रेट लगातार घट रहा है। जब डेथ रेट घटेगा तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन बढ़ेगी, और अच्छी सुविधाएं आने का एक और जो है फायदा भी है कि अब बर्थ रेट आपका ज्यादा होने वाला है, राइट। क्यों? बर्थ रेट का मतलब, यहां पर बर्थ रेट बढ़ने का मतलब क्या है? बर्थ के बाद बचना। वैसे बर्थ की बात नहीं कर रहा, बर्थ रेट घटा भी क्योंकि एजुकेशन भी बढ़ी, लेकिन एजुकेशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ी, इसलिए बर्थ रेट भी बहुत तेजी से घटा नहीं। मैं इस चीज को दोबारा बताने जा रहा हूं। मैंने दो चीजों को एक्चुअली मिक्स किया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली बात को मैं साइड रखता हूं, सिर्फ बर्थ रेट की बात करता हूं। बर्थ रेट बढ़ रहा है, राइट। क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको लगता है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज्यादा वो काम कर पाएंगे, और हमें बर्थ रेट को कम करवाना है ताकि पॉपुलेशन कम हो, लेकिन उसके लिए एजुकेशन, लिटरेसी ये बहुत जरूरी है। अब वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई, इसीलिए हम बर्थ रेट को कम तो करना चाहते थे, लेकिन कम नहीं कर पाए, वो बड़े लेवल पर ही रही, घटी मगर बहुत कम। तो अगर 1951 की बात करूं तो भैया कितने? 39.9 था
2001 में 25.4 हुआ और फिर जाके 21.6 हुआ बर्थ रेट। हमें तो और कम करना था ये, तभी तो पॉपुलेशन पर कंट्रोल आता। जो जीवित हैं भैया उनकी लाइफ बढ़ाओ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़नी चाहिए। जो अभी इस दुनिया में नहीं आए तो भैया अभी रहने दो ना, उनको ऊपर ही रहने दो, अभी शुरुआत ही मत करो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो जीवन में आने से पहले आप उन्हें मार रहे हैं। हमारे देश में ऐसी जगहें भी हैं, ऐसी स्टेट भी हैं जो कि मेल्स और फीमेल्स में अंतर करती हैं, और हम सब जानते हैं हरियाणा में मेल और फीमेल की रेशो देखो कितनी कम है। तो हमारी सरकारों ने लगातार ये कहा भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाए गए, और बेटियां ही आने वाले समय में हमारे इस देश को आगे बढ़ाएंगी, और उसे आप हर एक क्षेत्र में देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपका बर्थ रेट जो है कंट्रोल में रहे। कोशिश करिए कि आपका बर्थ रेट इस कंट्री का कम हो, ड्रास्टिकली भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है, बट जो हो वो पढ़े। सो ऑल इन ऑल बर्थ रेट को हम कम करना चाहते थे, हमने किया, बट वी कुड नॉट डू इट एट अ लार्ज स्केल। जैसा डेथ रेट में अंतर आया वैसा बर्थ रेट में अंतर नहीं आया। अब चलते हैं आगे। इस टेबल को अगर देखें तो ये क्या बताती है, ये टेबल बताती है जी कि 1951 में आपका बर्थ रेट था 39.9, 2012 में घटकर 21.6 रह गया। ये और तेजी से घटना चाहिए था बट नहीं घटा। डेथ रेट जो था 27.4 से लेके 7 पॉइंट रह गया, 7.0। ये अच्छी अचीवमेंट थी, हालांकि ये भी और तेजी से हो सकता था। अब जैसा कि मैंने कहा जहां लिटरेसी रेट ज्यादा होगा वहां पर बर्थ रेट ऑटोमेटिकली कम होगी। केरला में बर्थ रेट देखो 2012 का 14.9 था, लोएस्ट। बिहार में यही हाईएस्ट था 27.7, राइट। एवरेज कितना है 21.6, लोएस्ट था 14.9 और हाईएस्ट था 27.7। डेथ रेट की बात करूं तो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में लोएस्ट डेथ रेट है 6.3, एवरेज क्या है 7। ओडिशा में डेथ रेट 8.5 है, हाईएस्ट। तो दोस्तों 2012 के ये आंकड़े हैं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। क्या बताया मैंने, सबसे कम किसमें, केरला में। क्या, बर्थ रेट। सबसे ज्यादा किसमें, बिहार में, बर्थ रेट। डेथ रेट सबसे कम किसमें, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में। सबसे हाईएस्ट डेथ रेट ओडिशा में 8.5। आगे चला जाए, चलिए ये हम पहुंचे अपने अगले पॉइंट पर। दोस्तों मैं डेंसिटी की तरफ अब मूव करने वाला हूं। यह है आपकी डेंसिटी की कहानी। कहते हैं ना यार ये एरिया बड़ा डेंस है। डेंस का मतलब कि वहां पर इतने सारे लोग थे यार, छोटी सी जगह थी, देखा तो वहां पर लोग भरे ही भरे, एक दूसरे के ऊपर इतने लोग चलते चले जा रहे हैं। कितना डेंस एरिया था। दैट मीन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन रहने वाली बहुत ज्यादा है। क्या वर्ड्स गए मैंने, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहने वाले पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये क्या है, नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपके एग्जाम में आनी है सारी डेफिनेशन। बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सब चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। तो ये डेफिनेशंस आपके टिप्स पर होनी चाहिए। अब डेंसिटी में जो चेंज आया दोस्तों वो हमारे सामने है। यहां इसको हम फटाफट से इसके इंपॉर्टेंट आंकड़े भी पढ़ेंगे। 1951 का डेंसिटी का पॉइंट दिया है, 2011 का दिया हुआ है, राइट। इस पर ही ज्यादा बातचीत होनी है। तो डेंसिटी की बात 117 और
382 ये पॉइंट हमने देखे। आइए जरा इनके बारे में बातचीत करें। तो बिफोर इंडिपेंडेंस अगर देखें तो भाई वहां पर 100 था ये नंबर, बिफोर इंडिपेंडेंस 100 था ये नंबर पर स्क्वायर किलोमीटर में। लेकिन उसके बाद तो हमारे देश की जनता बढ़ी बहुत तेजी से। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में जब ये सेंसस हुआ तो दोस्तों ये पहुंच गया 117 पर, और अभी 2011 में जब हुआ तो 382। सो डेंसिटी बिफोर इंडिपेंडेंस क्या थी, 100 से भी कम। आफ्टर इंडिपेंडेंस रैपिडली इंक्रीज हुई, ये नंबर आपने देखा 117 1951 में, 91 में, 1991 में 267, 325 it was there in 2001 and further it increased to 382 in 2011। यानी देखा जाए तो लैंड पर रहने वाले लोगों का प्रेशर लगातार बढ़ता रहा। पर स्क्वायर किलोमीटर में मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं, वो बढ़ते बढ़ते अब 382 यानी क्लोज टू 400 हो गए। जब वो 4 गुना हो जाएंगे दोस्तों, जरा सोचिए, आपको जगह एक मिली हुई है, एक रूम जहां पर आप अकेले रहते हैं, उसी रूम में अगर 4 लोग रहने लगे तो बताइए आपको रहने के लिए एरिया कम हो गया नहीं? क्या वो अनकंफर्टेबल होगा या नहीं? यस। तो भैया 1/4 एरिया रह गया। यानी ये लगातार ये जो प्रेशर है मेरे भाई ये बढ़ता ही गया। लेकिन हर स्टेट के लिए सेम नहीं है, हर स्टेट के लिए सेम नहीं है। केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, इन सब जगह ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एवरेज से ज्यादा ही डेंस रहे। अब आपको यार केरला में डेंसिटी ज्यादा कैसे हो गई? वहां तो पॉपुलेशन कम रेट से बढ़ रही है, एरिया भी तो छोटा है ना दोस्तों, एरिया भी तो छोटा है, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी रखी हुई है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि वहां डेंस पॉपुलेशन ज्यादा है क्योंकि एरिया छोटा है। यूपी में अगर एरिया बड़ा है तो भैया पॉपुलेशन भी जम के है वहां पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए देखा जाए तो ऑन एन एवरेज इनकी हायर एवरेज डेंसिटी आती है। अब आंध्र प्रदेश को देख लो, एरिया बहुत बड़ा है और रहने वाले लोग कंपैरेटिवली कम है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सब में आपकी पॉपुलेशन कम है लेकिन एरिया बड़ा है। एरिया बड़ा होने के कारण डेंसिटी कम लगती है, राइट? तो मान लो किसी का एक 10 बाई 10 का घर है, वहां पर एक व्यक्ति रहता है, वहां पर 4 आ गए, है ना मुश्किल? 10 बाई 10 में पहले एक व्यक्ति था, अब 4 आ गए, डेंस हो गया। लेकिन अगर वही एरिया 100 बाई 100 होता तो शायद इतना फर्क ना लगता। फर्क तो लगेगा बट इतना डेंस ना लगता। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एरिया स्क्वायर किलोमीटर विच इज देयर इन अ पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहां पर 2 फैक्टर होगा, एक तो पॉपुलेशन कितनी है प्लस वहां पर उनका स्क्वायर किलोमीटर में उस स्टेट का एरिया कितना है। तो इन सब स्टेट्स में नेशन की जो एवरेज है उससे कम है, और आपके एग्जामिनेशन के लिए ये लाइन है बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने बताया, लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना है, इस दोनों चीजों पर वो डिपेंड करता है। बिहार को मैंने कहा कि मोस्ट डेंस है, 1102 यानी 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 880 व्यक्ति रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करूं सारी की सारी, तो उसमें दिल्ली सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। यूनियन टेरिटरी को मिला लिया मैंने तो, राइट, क्योंकि चंडीगढ़ और दिल्ली ये यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स में तो आते नहीं। तो अगर इन सबको मिला लिया जाए, सबका कंपैरिजन हो, तो भैया फिर तो दिल्ली को कौन बीट कर सकता है भाई? कोई भी नहीं। देख लो क्या हालत है, बुरी। हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, 1197 लोग रहते हैं, 11,297, ये भी आंकड़े हैं दोस्तों 2011 के। क्यों भाई? दिल्ली में काम बहुत ज्यादा है, बिजनेस का लेवल बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऐसा है। चंडीगढ़ में 9,252 पीपल आर लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। वहां ज्यादा पता इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो बहुत ही प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड जगह है,
वहां पर बड़े वेल प्लान तरीके से जगह को बनाया गया है, बट पॉपुलेशन वहां की भी बहुत ज्यादा है। तो यही दोस्तों कारण है कि कौन सी ज्यादा डेंस लगती है और कौन सी ज्यादा डेंस नहीं लगती। अब इंटरस्टेट वेरिएशंस की बात करने जा रहा हूं मैं दोस्तों। ये जो इंटरस्टेट वेरिएशंस है ये हमें बहुत चीजें समझा देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल ये कि अगर दिल्ली में एक तरफ ले लें, क्या 11,000 से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं भाई साहब, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। आप कहोगे अरे यार ये क्या बात हो गई, 1 स्क्वायर किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग। क्या मजे का जीवन है भैया। दिल्ली में 11,000 लोग, कितना ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन पॉपुलेशन जब है तो भैया लेवल ऑफ डेवलपमेंट एक बार देख लोगे तो हैरान हो जाओगे, क्योंकि दिल्ली की डेवलपमेंट का लेवल बहुत बड़ा है, इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा वहीं आना पसंद करते हैं। अब यहां दिल्ली एक्चुअली दिल्ली के लोगों से नहीं बनी, बाहर से लोग इतना आके मूव कर जाते हैं और दिल्ली में ही रह जाते हैं, इसीलिए डेंसली पॉपुलेटेड है। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है, मूव करने पर मजबूर करता है, राइट इसीलिए वो डेंस हो जाती है। जनरली इट हैज बीन नोटिस दैट एरियाज विच आर इंडस्ट्रियली वेल डेवलप्ड, तो भैया वहां पर हायर डेंसिटी भी होगी इन कंपैरिजन टू दैट एरिया जहां पर बहुत तेजी से आपने डेवलप नहीं किया। और जहां पर आप देखोगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर डोमिनेंट है, क्लाइमेट अच्छा है, रेनफॉल अच्छा है, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, तो ये भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर असर डालती हैं। यानी देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच एक्चुअली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर डेंसिटी एंड लेस डेंसिटी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बिहार में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आप बहुत जबरदस्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप आ गया, कोई डेवलपमेंट आ गई। वहां पर और कारण है, वहां पर कारण और है, उस जगह के हिसाब से पॉपुलेशन ही ज्यादा है वहां की, राइट। अब आती है दोस्तों अगले फैक्टर की। अगला डेमोग्राफिक जो रीजन है वो है मेल टू फीमेल रेशो, जिसे हम सेक्स रेशो के नाम से भी जानते हैं। यानी हर 1,000 मेल्स पर कितनी फीमेल है, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं हम, यानी टोटल पॉपुलेशन ले ली, टोटल पॉपुलेशन में मेल्स को अलग कर लो, फीमेल्स को अलग कर लो। अब उनकी रेशो निकालनी है हमने। रेशो कैसे निकालें? हर 1,000 मेल के सामने कितनी फीमेल्स हैं, ये हमें चेक करना है। जितना बराबर होगा उतना ही अच्छा है, ना ज्यादा अच्छा ना कम अच्छा, राइट। और अगेन ये भी हमारी स्टेट्स पर डिपेंड करता है, किसी में ये सेक्स रेशो बहुत ज्यादा है तो किसी में कम है। तो कुछ जगह ऐसा नहीं कि 1,000 से भी ज्यादा निकल गए बहुत ज्यादा, तो बहुत कम आपको जो है ऐसी चीजें नजर आएंगी। बट ये ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल रहे। तो सेक्स रेशो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर 1,000 मेल्स पर के कंपैरिजन में हमारे देश में नंबर ऑफ फीमेल्स कितना है। इंडिपेंडेंस से लेकर के लास्ट सेंसस तक देखोगे दोस्तों तो 1,000 से ऊपर आपको एवरेज दिखेगी ही नहीं, लगातार कम है। और इसके पीछे हमारी पुरानी मानसिकता कि बेटियां घर पे जन्म लेंगी तो मुसीबत आ जाएगी, शादी करनी पड़ेगी, पैसा संजो के रखना पड़ेगा उनके लिए, ये लेकर कुछ नहीं आएंगी, सब कुछ ले जाएंगी। ये जो हमारी मानसिकता है पुरानी, इससे ऊपर उठना होगा और हमें आगे डेवलपमेंट की ओर देखना होगा। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है दोस्तों, राइट। इसीलिए धीरे धीरे सुधार भी आ रहा है इन चीजों में। 1951 से लेकर के 1951 से लेकर के उस टाइम 1951 में 946 सेक्स रेशो था, 2011 में इट वाज 943। तो ऑन एन एवरेज हमने कोई तरक्की नहीं की, देखा जाए तो घटे ही हैं। सो इस पूरी की पूरी टेबल में अगर देखा जाए तो हर जगह 1,000 से कम है ये, यानी दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स मेल्स। तो हाईली फेवरेबल टू मेल्स है देन फीमेल। तो ये हमारी इस पोजीशन के बारे में दोस्तों बता देती हैं। सो दिस स्पीक्स ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर सोसाइटी। ये बता देती है भैया कि हमारे यहां की जो सोसाइटी है दैट इज मोस्टली मेल डोमिनेटेड। इज दैट सो और नॉट?
इन कंट्रास्ट टू व्हाट इज फाउंड इन अदर कंट्रीज, जो एडवांस कंट्रीज है वहां पर आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। जहां से आपने देखना शुरू किया, जिस कंट्री में भी मेल फीमेल की रेशो बराबर है, यहां लेडीज ज्यादा है, अगर फीमेल ज्यादा है, तो भैया आप देखोगे कि वहां पर तरक्की भी ज्यादा हो गई, या कहें तरक्की ज्यादा हो गई है इसीलिए बुद्धिमानी आ गई, राइट? पढ़े लिखे हो गए तो ये समझ आ गई। पुराने समय में कुछ टेस्ट किए जाते थे। अनबॉर्न चाइल्ड का मेडिकल टेस्ट कर लिया जाता था, प्रेगनेंसी से पहले ही बता देते थे जी कि ये आने वाली जो संतान है वो मेल होगी या फीमेल। और ये इतना बुरा रहा हमारे देश के लिए कि इस टेस्ट की बिना पर प्रेगनेंसीज को पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया। जैसे ही पता लगा कि हाँ कि एक बेटी जन्म लेने वाली है, तो भैया उस प्रेगनेंसी को पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया। यानी माता की कोख के अंदर ही उस संतान को मर्डर कर दिया गया, और न जाने मर्डर्स कितने हुए। और इसीलिए उसके बाद में जाकर के इस चीज को बैन कर दिया गया। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे देखेंगे तो भैया पता चलाना गर्भ में मेल है या फीमेल, अगर आप इस तरह के टेस्ट को करते पाए गए तो भैया डॉक्टर की भी हालत बुरी और करवाने वाले को भी सजा। इसीलिए दोस्तों ये हालत ऐसी रही। तो ये रेशो आपने देखी। रूरल और अर्बन में अगर देखें, दोनों एरियाज में भी डिवाइड हो गया। देखो 2011 के बाद, आइए इसको पूरा पढ़ लेते। द रीसेंट सेंसस शोज दैट देयर हैज बीन अ मार्जिनल इंक्रीज इन सेक्स रेशो। मार्जिनल इंक्रीज का मतलब कि हां अब जो है फीमेल का नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 927 था 91 में, 2001 में ये 933 हो गया, 2011 में 943 हो गया। यानी जो एक डिप आ रहा था लगातार घटती चली जा रही थी वो फिर बढ़ी। यानी इस पूरे के पूरे प्रकरण में हमने अब इस नंबर को बढ़ाया है। अगर मैं देखूं उस समय की बात को, जब 1951 की बात कर रहे हैं हम, 1951 की सिचुएशन में, तो देखिए 46, 41, 30, 34, 927 रह गया था 1991 में। यानी फीमेल्स का नंबर लगातार घट रहा था, कुछ इस तरह से जा रहा था, फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है नंबर। तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया, और पढ़ना लिखना इसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा दोस्तों। तो केरला में लिटरेसी रेट ज्यादा हुआ तो देखो ये समझ आई, और जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है वहां सबसे कम हुआ। बच्चियों ने जन्म लिया, बेटियों ने जन्म लिया, बेटियां पढ़ी लिखी आगे बढ़ी। और देखोगे तो भैया वहां का 2011 का जो ये रेशो है मेल से भी ज्यादा हो गया। पर 1000 ये रेशो हो गया 1084। कमाल की बात है दोस्तों कि नहीं? तो वहां पर वुमेन, उनको ज्यादा बेटर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके पीछे क्या क्या कारण रहे कि भैया क्यों करना चाहते थे? नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल चाइल्ड लगातार बना रहा हमारे देश में। ये सब क्यों रहा? ऐसा सेक्स रेशो क्यों कम रहा? फीमेल चाइल्ड को हमने हमेशा ही नेग्लेक्ट किया, मेल चाइल्ड को हमेशा जो है ज्यादा तवज्जो दी। इसीलिए जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी जन्म लेने के बाद मर जाने का रेट, उसे बोलते हैं मोर्टेलिटी। एक तो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक होता है मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु हो जाना। तो भैया फीमेल चाइल्ड की मृत्यु भी ज्यादा हुई। फिर हाई डेथ रेट हमने फीमेल्स में क्यों पाया? क्योंकि भैया एट द टाइम ऑफ बर्थ जैसे ही पता लगा, या तो उन्हें मार दिया गया, टर्मिनेट कर दी गई,
या फिर यहां का पुअर न्यूट्रिशन, मेल को तो भैया खिला पिला रहे, ले बेटा तू खा, तगड़ा होना तुझे, और फीमेल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। फीमेल नहीं, हमारे आगे आने वाले संसार को चलाना है। इज दैट सो और नॉट? यस। उसी फीमेल ने आपके आने वाली संतान को भी पालना है। अब संतान जब जन्म लेगी तो उसके लिए भी तो हमारी फीमेल को न्यूट्रिशन चाहिए, पावर चाहिए। बोलिए हाँ है ना? तो पुअर डाइट के कारण भी जो माताएं जन्म देने वाली होती थी उनकी भी मृत्यु होने लगी। तो इसी कारण से दोस्तों ये सब रिजल्ट आपके सामने है। फीमेल्स की डेथ भी होने ज्यादा लगी। प्रॉपर डाइट मिलती तो ऐसा ना होता, अनफेवरेबल सेक्स रेशो ना होती। और जानबूझ के ना फीमेल बर्थ की अंडर रिपोर्टिंग होती रही हमेशा कि हमारे यहां फीमेल है ही नहीं, अंडर रिपोर्टिंग हुई। यानी अगर आपका सेंसस भी हो रहा है तो फीमेल्स को बताया नहीं कि है ही नहीं। तो इस कारण से भी ये सब आपके सामने देखने को मिला। हरियाणा में जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सबसे कम जो है फीमेल का नंबर है 879। 2011 के सेंसेक्स के अनुसार ये समस्या है, लेकिन ये धीरे धीरे सुधर रही है। ऐसा नहीं है कि आज भी ऐसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, अब घट रही हैं। तो भाई हमारी बेटियां क्या बेटों से कम है के? तो ये जो डायलॉग है इसने भी बहुत हेल्प करी। ऐसा नहीं है कि इसी ने हेल्प की, मगर ऐसे न जाने कितने लोग निकले जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के बेटियों का साथ दिया, बेटियों को बढ़ावा दिया। तो धीरे धीरे करके हरियाणा में भी ये सिचुएशन अब बदल रही है। ऐसा नहीं कि ऐसी है और ऐसी रहेगी, अब ये थॉट भी बदल रही है दोस्तों, क्योंकि बेटियों ने नाम कमा कर दिया बेटों से भी ज्यादा। बेटियों ने साथ दिया मां बाप का बेटों से भी ज्यादा। चलिए, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात मैं कर रहा था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ के समय बच्चे कितना समय तक जीवित रहे, मां को कितना न्यूट्रिशन मिला और बच्चों को कितना न्यूट्रिशन मिला, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मां को न्यूट्रिशन मिला तो भैया बच्चे को भी जाएगा, राइट? बच्चा सही सेहतमंद पैदा होगा, तो वहीं से आगे उस बच्चे की लाइफ की शुरुआत होती है। अब बच्चे की सेहत ठीक है तो भैया वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी, नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो मृत्यु के थोड़े समय में एक्सपायर हो जाएगा भाई, अर्ली एज में। सो जब मैं यहां बात करूंगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की, तो मरने के जन्म लेने के थोड़े ही सालों बाद अगर उसकी अर्ली एज पर मृत्यु हो जाती है तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कि भाई जन्म लेने के थोड़े समय बाद इसकी मृत्यु हो गई, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस एज में बड़ी कम है। बर्थ ले तो ली मगर आगे अपने आप को वो जिंदा ना रख पाया बच्चा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर कम थी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम थी। उसके पीछे कई कारण रहे। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब यहां पर क्या है कि भाई बर्थ के बाद कितना वो जीवित रहेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? इट रेफर्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी अगर डेथ रेट हाई है या डेथ जल्दी हो जाती है, अर्ली एज में हो जाती है, तो इसका मतलब भैया तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो है। एंड इट विल बी हाई इफ डेथ रेट इज लो और डेथ अकर्स एट एन एडवांस्ड एज। जाहिर सी बात है। सो अगर इस पॉइंट की बात करूं कि बर्थ के अर्ली ईयर्स में कितना लोग ओवरऑल जीवित रहे, मेल और फीमेल, अब दोनों का कंपैरिजन होगा। वाई देर इज टू कंपैरिजन? बिकॉज देखा कि अगर मेल हैं वो ज्यादा देर तक जीवित रह रहे हैं और फीमेल कम देर तक जीवित रह रही हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं नहीं दे रहे, इस पर डिपेंड करता है। तो पहले ऐसा होता था कि मेल ज्यादा देर तक जीवित रहते थे, फीमेल्स कम देर तक जीवित रहती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब दोनों में ही यहां बच्चों के मर जाने की क्या कारण थे? मर जाने के कारण ये थे भैया क्योंकि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि अब वो जीवित रहने की जो है एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली जा रही है।
न सिर्फ मेल की बल्कि फीमेल की भी, दोनों की बर्थ के बाद जो है जीने की जो ईयर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आइए देखें 1951 में देखें तो मेल्स का और फीमेल्स का कंपैरिजन 32.5 था लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लो रेट था काफी फीमेल में भी, राइट। अब 2011 में देखो आके कितना बढ़ गया 64 एंड 67.7। तो अल्टीमेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी है, इंप्रूव हुई है, राइट। आइए जरा इसको देख लिया जाए। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंप्रूव्ड ओवर द इयर्स। ये इंप्रूव्ड आपको नंबर में ही नजर आ रही है, पूरे इन नंबर को देखोगे तो ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है, जैसे सप्लाई कर्व अपलोड अपवर्ड मूवमेंट वाली होती है वैसे ही अपवर्ड मूवमेंट वाली है। नाउ ड्यूरिंग 1901 एंड 11 लाइफ एक्सपेक्टेंसी खाली 23 साल थी लोगों की। अब लोगों की एवरेज एज देखो बढ़ती चली जा रही है। मेल की एवरेज एज आज की 2011 का जो सेंसस था 64 साल एवरेज, और लेडीज की फीमेल्स की 67.7, एंड इफ वी टेक एवरेज दैट इज 66.1। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस हैज इंक्रीज्ड, और ये कितनी अच्छी बात है। फेवरेबल सेक्स रेशियो यहां पर मिल रही है आपको, फीमेल्स भी बढ़ती जा रही हैं, राइट, उनकी लाइफ भी ज्यादा है। अब केरला में देखा जाए तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है और मध्य प्रदेश में लोएस्ट है, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एनवायरमेंट। जीने के लिए अच्छी एनवायरमेंट मिल रही है वहां पर, प्रकृति का साथ है केरला में, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, प्रकृति पर निर्भर हैं वो लोग। और मध्य प्रदेश में यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट करके 58 साल रह जाती है भैया। ये 2006 की कहानी है, राइट, 2006 का पॉइंट बताया हुआ है यहां पर। अब आप देखोगे कि कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो हैं तो डेवलपिंग इंडिया की तरह, लेकिन वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज्यादा अच्छी है, जैसे कि श्रीलंका को ही देख लो। अब फिर प्रकृति जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों, उसमें आप थाईलैंड का भी नाम जोड़ सकते हो। इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है इंडिया के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है, राइट। डेवलप्ड इकोनॉमी के हिसाब से तो हम बहुत पीछे हैं ही, लेकिन अगर हम इन दो कंट्रीज की बात कर लें तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज्यादा है। अब कारण क्या है भाई इसका? पब्लिक हेल्थ में हमारा ध्यान जरा कम है, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने काम नहीं किया है, अच्छे तरीके से हम आगे भी बढ़े हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जिस तरह की ताकत हमारे देश में है दोस्तों, जिस तरह का डेवलप होने का उसका जो ग्रोथ रेट है हमारे देश का, जिस हिसाब से हम आगे सोचते हैं उस हिसाब से हमारी ये जो एक्सपेक्टेंसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होना चाहिए। चलिए, कितने सारे डेमोग्राफिक पॉइंट्स की हमने बात कर ली। लिटरेसी रेट उसमें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग जो हैं लिटरेट हैं हमारे इन जनरल। ये मेल एंड फीमेल की हमने यहां पर आपके सामने पेश की है। आइए देखें। अब फिर से मेल और फीमेल को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहां के लोगों ने जब बेटी को जन्म दे करके बोल दिया कि हमारे सिर का भार है, तो उन्होंने उसे पढ़ाना भी अच्छा नहीं समझा। इसी कारण से फीमेल का लिटरेसी रेट भी कम हुआ। तो हम एवरेज पर ना जाएं, एवरेजेस जो है कई बार झूठ बोलती हैं, राइट। बट मैं फिर बोल रहा हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वुमेन लिटरेसी रेट भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है, पहले के मुकाबले काफी फर्क है। ये है दोस्तों लिटरेसी का रेट आपका 18.3 था 1951 में, एवरेज की बात कर रहा हूं। और उस समय मेल्स और फीमेल का भी अंतर देख लो आप, 27.7 और 8.9। 2011 की बात करूं तो अब देखो कितना फर्क है। 74% एवरेज है, जिसमें 82%, 82% तो भैया मेल्स का है,
65.5% जो है वो क्या है, ये है फीमेल का लिटरेसी रेट, लेकिन अभी भी बहुत 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 कम है। इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट है। 1951 से लेकर 2011 में फीमेल के लिटरेसी रेट में लगभग 8 गुना वृद्धि हुई है, 8 टाइम्स। लेकिन अभी भी कैलकुलेट किया जाए तो खाली 2/3 लेडीज पढ़ी लिखी है। भाई कितनी बुरी बात है, 1/3 लेडीज पढ़ी लिखी नहीं है। दैट इज वेरी वेरी सैड। आर यू गेटिंग पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोस्तों हमारे, अगर अर्बन और रूरल को भी देखा जाए तो वहां पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। अच्छा, ये बात सोचने वाली है भाई कि जो यहां पर रेट बताया गया कि 9% फीमेल्स लिटरेट थी, 27% मेल लिटरेट थे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कहा जी ये इंक्रीज हो गया, इतना हो गया 82% मेल्स 2011 के सेंसस में, और फीमेल 65%। डेवलप्ड कंट्री और देखो जरा, डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों ज्यादा डेवलपमेंट हुई? क्योंकि भैया वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लगातार चलाते रहते हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, लिटरेसी प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो देखा कि जहां जहां लिटरेसी ज्यादा थी वहां पर पॉपुलेशन भी कम थी। अब अर्बन पॉपुलेशन में जाओगे तो भैया लिटरेट लोग ज्यादा हैं, और रूरल में जाओगे तो लिटरेट डेफिनेटली कम है, क्योंकि एजुकेशन की फैसिलिटीज भी कम है वहां। यानी सरकार को इस बारे में बहुत सोचने की जरूरत है, और हर बार जो हमारे 5 ईयर प्लान आते हैं उसमें लगातार एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है। अब केरला की बात करूं तो 92% लिटरेट लोग, बिहार में 53%, राइट। तो केरला में अगर 92% लिटरेसी रेट है, 82% गोवा में, 75% महाराष्ट्र, देख रहे हो ये सारे के सारे लिटरेसी रेट्स ले जा करके उत्तर प्रदेश में 59% का बता दिया, 53% है बिहार में। तो देखो कितना कनेक्टेड है। लिटरेसी रेट कम है तो भैया बर्थ रेट ज्यादा है, फैमिली प्लानिंग हो नहीं रही, डेंस पॉपुलेशन होती चली जा रही है, तरक्की भी कम है। यानी एक बार पढ़े लिखे हो गए, लिटरेसी रेट आ गया तो कितना कुछ बदल सकता है दोस्तों। इसीलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये हमारा आ गया दोस्तों इसका अगला पॉइंट। 8th प्लान में क्या हुआ? सोचा कि भाई 15 से लेके 35 साल में जितने भी लोग हैं, 8th प्लान ने एम किया कि हमने इरेडिकेशन कर देना है इलिटरेसी का, सबको पढ़ाना लिखाना है। जो प्रौढ़ व्यक्ति थे उनको भी पढ़ाया लिखाया, कम से कम अपना नाम लिख पाए। तो भैया देखा जाए तो लिटरेसी फ्रंट पे बहुत काम हुए हैं, टारगेट बहुत डिफिकल्ट सेट किए गए हैं। लेकिन दोस्तों जितने टारगेट हम सेट करेंगे बढ़िया मुश्किल, उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। छोटा टारगेट सेट कर देंगे तो छोटा ही रहेगा। तो दोस्तों हमने जितने भी ये सारे के सारे पॉइंट्स किए, आपके एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक शायद इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस और डेटा और स्टेट्स, किस स्टेट में कितना है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इज दैट वेरी क्लियर टू यू? और इस पर आपको फोकस करना है। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में फिर से कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।